नमस्ते। आज बात करते हैं रत्निंडिया एंटरप्राइजेस आरटीएन इंडिया की, जो इन दिनों चर्चा में है। पहले ये एक ट्रेडिशनल पावर कंपनी थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन्स, ई कॉमर्स और फिनटेक में उतर चुकी है। इसी बदलाव से मार्केट में हलचल है। कंपनी का कोल फायर्ड पावर प्लांट से टेक ड्रिवन बिजनेसेस की तरफ जाना इंडिया के डिजिटल फ्यूचर पर बड़ा दांव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ई कॉमर्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और ड्रोन से इंडस्ट्रीज में क्रांति आ रही है। रत्निंडिया का लक्ष्य है यंग इंडिया का ध्यान और पॉकेट जीतना, लेकिन इतने बड़े बदलाव के साथ बड़े रिस्क्स भी हैं। हेवी इन्वेस्टमेंट्स और कंपटीशन। क्या पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी टेक जायंट से कंपीट कर पाएगी? रत्निंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू ही हुआ है। तो रत्निंडिया असल में करता क्या है? इनका फ्लैगशिप है रिवोल्ट मोटर्स, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक, जो यंग टेक सैवी राइडर्स को टारगेट करता है। कोकोब्लू रिटेल, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा ई कॉमर्स सेलर है। नियोस्की इंडिया के जरिए रैटन इंडिया डिलीवरी, मैपिंग और एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स बनाता है। वीफिन इनका फिनटेक आर्म है, जो खासकर रिवोल्ट के ग्राहकों को लोन्स देता है। कंपनी का इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स खरीदना और फाइनेंस करना आसान बनाता है। हर बिजनेस हाई ग्रोथ सेक्टर में है, लेकिन कंपटीशन कड़ा है। रत्निंडिया की सफलता इस बात पर निर्भर है कि ये वेंचर्स प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बने। चलिए नंबर्स की बात करते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा जरूरी होते हैं। रत्निंडिया ने हाल ही में प्रॉफिट्स की रिपोर्ट दी है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अदर इनकम से आया है, कोर ऑपरेशन से नहीं। स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ गया है, जिससे इसका वैल्यूएशन करंट अर्निंग्स के मुकाबले बहुत हाई है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर पोटेंशियल के लिए पैसा लगा रहे हैं, न कि प्रेजेंट परफॉर्मेंस के लिए। यह एक क्लासिक हाई ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन हाई वैल्यूएशंस का मतलब हाई रिस्क भी होता है। अगर ग्रोथ रुकती है तो स्टॉक तेजी से गिर सकता है। हर सेक्टर में ईवीज, ई कॉमर्स, ड्रोन्स, फिनटेक, रत्निंडिया को स्थापित जायंट्स और निम्बल स्टार्टअप्स से कड़ी कंपटीशन मिल रही है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कई बार नेगेटिव रहा है, जो दिखाता है कि ये बिजनेसेस अभी भी इन्वेस्टमेंट मोड में हैं। इन्वेस्टर्स असल में एक विजन में पैसा लगा रहे हैं, न कि स्टेडी प्रॉफिट्स में। यह रास्ता एक्साइटिंग है, लेकिन चुनौतियों से भरा है। मौजूदा वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अभी के लिए रत्निंडिया एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है। चलिए एक क्विक स्वॉट एनालिसिस से इसे समझते हैं। स्ट्रेंथ्स, सनराइज सेक्टर्स में मौजूदगी, रिवोल्ट के साथ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, विजनरी मैनेजमेंट और निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी। वीकनेसेस, नए बिजनेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी का सीमित ट्रैक रिकॉर्ड, कैश बर्न और कुछ की वर्टिकल्स पर ज्यादा निर्भरता। अपॉर्चुनिटीज, ईवीज और ड्रोन्स के लिए सरकार का बड़ा पुश, बड़ा कंज्यूमर मार्केट और उभरते सेक्टर्स में लीडर बनने की क्षमता। थ्रेट्स, कड़ी कंपटीशन, रेगुलेटरी चेंजेस, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और एक ब्रांड जो अभी भी अपने पावर सेक्टर के पास्ट से जुड़ा है। कंपनी का फ्यूचर एग्जीक्यूशन और अडेप्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। हाई एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि कोई भी गलती स्टॉक में तेज गिरावट ला सकती है। रत्निंडिया को मजबूत ब्रांड्स बनाने होंगे और लगातार अच्छे रिजल्ट्स देने होंगे ताकि वो आगे भी अच सके। मार्केट हर कदम पर नजर रख रहा है। सफलता मुमकिन है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या आपको रत्निंडिया को खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए? कंपनी एक्सपैंड कर रही है, पार्टनरशिप्स बना रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट कर रही है, लेकिन स्टॉक वॉलेटाइल बना हुआ है और सेंटिमेंट ड्रिवन है। एनालिस्ट्स कॉशियस हैं, वे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन हाई वैल्यूएशंस और एग्जीक्यूशन रिस्क्स की चेतावनी भी देते हैं। पॉजिटिव्स, ग्रोथ सेक्टर्स में मजबूत पोजीशन, विजनरी मैनेजमेंट और अगर एक भी बिजनेस लीडर बन जाता है तो बहुत बड़ा अपसाइड। नेगेटिव्स, स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और कड़ी कंपटीशन। रत्निंडिया हाई रिस्क, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है जो वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए डिप का इंतजार करना या सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी का और प्रूफ मिलना बेहतर होगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना एक्सपोजर कम रखें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। स्टोरी एक्साइटिंग है, लेकिन रिस्क्स असली हैं। हमेशा की तरह
कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।